हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मार्च मंथ की है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी पॉलिटी और आईआर कंप्लीट हो चुकी है। इकॉनमी की एक लेसन आई थी जो कि इकॉनमिक इम्पैक्ट में थी। कोविड-19 से इकॉनमिक इम्पैक्ट किस तरीके से हो रही है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी लेंथी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये आर्टिकल है। लेकिन ये जो मैं आपको अपलोड करी हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, नॉइज़ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, काफ़ी फ्लक्चुएट है। हालांकि मैं उसे अभी तक हाइड नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं सोची थी जब नेक्स्ट लेसन यहाँ पे रिकॉर्ड कर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी तो फिर उसे हाइड कर दूँगी। आप लोग ये वाली सुनिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोग को ना हो और आप लोग की चीज़ें भी ना छूटे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग जान रहे हो, चाहे आप लोग प्रीलिम्स दो, इंटरव्यू दो या फिर मेंस दो, कहीं भी दो, इस तरीके के क्वेश्चन तो आप लोग को मिलेगा ही और लिखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग के पास कंटेंट होनी चाहिए और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो जिस लोग ने सुन लिया है उसके लिए ठीक है, जो जिन्होंने नहीं सुना है, जिस लोगों ने वो वाली लेसन अगर सुन ली है तो ठीक है, आप लोग जो है इसको स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ के आप लोग जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको देखिए। लेकिन जिसने नहीं सुनी है वो आर्टिकल, प्रीवियस लेसन में ये आर्टिकल, तो वो लोग ज़रूर यहाँ पे सुन लीजिए। तो लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछी थी जो कि आप लोग नहीं सुन पाए थे, तो उसको मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट लेसन में आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं पॉलिटी से पूछी थी, तो इसके आंसर बता देती हूँ। और आईआर के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तो शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था, वहाँ पे नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए आप लोग ने आंसर भी नहीं किया था। तो इसलिए मैं आज फिर से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी इंसिडेंस थी जिसमें कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई थी 2003 में। इट मीन्स कि यहाँ से क्या चेंजेस हुई थी और क्या चीज़ें किस चीज़ों के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। सेकेंड है कि आर्टिकल 31B जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी थी कि कोई भी एक्ट और कोई भी रेगुलेशन अगर इस स्कीड्यूल में आपका यहाँ पे मेंशन किया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू से छुटकारा मिल गया। तो ये आपका कौन सा स्केड्यूल है जिसमें कि कोई भी कानून को रख देने से जो है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। थर्ड है कि ईरोनेट से आप लोग क्या समझते हो। एंड फोर्थ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। आइए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये डिफेक्शन की बात करती है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जिसके थ्रू जो है एमएलए और एमपीज़ को आपका डिफेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको जो है इट मीन्स कि उनको जो है निष्कासित कर दिया जाता है, एमएलए एमपीज़ को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्प्लिट हो रही है या फिर मर्जर हो रही है तो यहाँ पे डिफेक्शंस को रोका जा रहा है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अलग हो गई, यानी कि अपने आप वो अलग थलग हो गई, तो यहाँ पे कोई भी आपकी एमएलए है, एमपी से वो अलग हो गए और दूसरे पार्टीज़ में जाकर अगर जुड़ गए तो उनको यहाँ पे डिफेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको नहीं हटाया जाएगा। सेकंड है कि अगर 2-3 पार्टीज़ यहाँ पे मर्ज हो गई तो भी यहाँ पे डिफेक्शन की बातें नहीं होगी। तो ये 2 कारण है जिसमें कि आपका यहाँ पे डिफेक्शंस रोका गया है और ये आपका प्रोटेक्शन दिया जाता है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। आर्टिकल 31B की बात करें, आर्टिकल 31 में आपका ABC है। तो ABC आप लोगों को तीनों ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे बी की बात की जा रही है। तो बी में क्या है ना कि नाइन्थ स्केड्यूल को ऐड किया गया था, नाइन्थ स्केड्यूल लाया गया था और इसमें क्या था ना कि कोई भी कानून और कोई भी रेगुलेशंस अगर चाहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में ना आए तो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता था। तो पहले तो ये था कि चलो ठीक है, कोई भी कानून और कोई भी रेगुलेशन इसमें रख दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू हमारे आर्टिकल 13 में है और जुडिशियल रिव्यू के तहत ये कहा जाता है कि ये देखा जाता है जुडिशरी के द्वारा कि कोई भी कानून और कोई भी रेगुलेशन है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है कि नहीं है। तो वैलिडिटी यहाँ पे चेक किया जाता है। तो इस तरीके के कानून को यहाँ पे अगर 9th शेड्यूल में रख दिए तो उसकी वैलिडिटी चेक नहीं होगी। तो ये मेनली जो लाया गया था ना, ये जमींदार एक्ट को खत्म करने के लिए ही लाया गया था, क्योंकि जमींदार एक्ट आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट कर रही थी किसानों को, तो इसलिए यहाँ पे उसको हटाने के लिए इस तरीके का शेड्यूल लाया गया था। लेकिन 1973 के बाद जो है इसको हटा दिया गया था। हटाया नहीं गया है, ऐसा कहा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई भी कानून, कोई भी रेगुलेशन रखा जाता है तो उसको इम्यून कर दिया जाएगा जुडिशियल रिव्यू से। ऐसा नहीं है, उसमें भी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। उसमें देखा जाएगा कि वो कानून और वो रेगुलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे ईरोनेट। ओ सॉरी, यहाँ पे आपका सेकंड टाइम हो गया ईरोनेट। ओके, ईरोनेट एक वेब बेस्ड सिस्टम है, वो भी इलेक्ट्रॉल ऑफिशियल के लिए। ये ऑटोमेट करती है जितने भी इलेक्ट्रॉल रोल मैनेजमेंट आपका है ना, जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉल की रजिस्टर करानी है, फील्ड वेरिफिकेशन करनी है इलेक्ट्रॉल्स की, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ना ये अब ऑनलाइन किया जाएगा और ये वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉल ऑफिशियल्स के लिए है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इलेक्शन से रिलेटेड है तो मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है 8 एडिशन है इस बार की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे पब्लिश की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो इंडिया की रैंक है वो यहाँ पे और ज़्यादा डाउन हो गई है, यानी कि हम लोग की जो रैंक है ना वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे डाउन हो गई, क्योंकि हम लोग अब
और ज़्यादा जो है यहाँ पे दुख होने लगे हैं। इट मीन्स कि हम लोग की खुशी जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इंडिया वाले ज़्यादा खुश नहीं है, दुख हो रहे हैं। अब आते हैं आईआर की, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको बतानी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो है आपका डीएसएस और दूसरी है डीएसबी। इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बताई थी, लेकिन ये दोनों है क्या ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, तो डब्ल्यूटीओ के अंदर ही ये दोनों बॉडी है, तो इसके बारे में आपको बतानी है। सेकंड है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, इसमें इंडिया का क्या रैंक है और यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स है ये आपको बतानी है। थर्ड है कि मेंबर स्टेट बतानी है। इंडियन ओशन कमीशन है जो कि न्यूज़ में आ चुकी है, क्यों न्यूज़ में आई है इसमें आपको बताना है कि क्यों न्यूज़ में आई है, रीज़न बता दीजिएगा तो और भी अच्छा है। इंडिया का क्या यहाँ पे पार्ट है, क्या इंडिया इसकी मेंबर बन गई है, क्या इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट उनको मिल गया है, या फिर इंडिया को यहाँ पे जो है एज ए गेस्ट इन्वाइट किया गया था। तो इस कमीशन में क्या इंडिया का रोल है ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि इंडिया इसकी मेंबर है कि नहीं। तो वैसे भी आप लोग मेंबर स्टेट के बारे में बताओगे तो वैसे भी आप लोग को पता चल जाएगा, लेकिन इंडिया की क्या पोजीशन है इंडियन ओशन कमीशन में ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सागर क्या है, सागर के बारे में आप लोग बताइएगा, फुल फॉर्म बताइएगा, फिर नेक्स्ट लेसन में मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। अब आइए हम लोग आते हैं इकोनॉमिकल लेसन पे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि कोविड-19, सबसे पहले तो नाम समझिए, ये नाम दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नाम दिया है। इसका फुल फॉर्म है आपका कोरोना वायरस डिजीज़, और 2019 के दिसंबर में ये आउटब्रेक हुई थी, इसलिए इसको 2019 यानी कि 19 कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख रहे हैं ये दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक है, एक मैक्रो इकोनॉमिक है। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि जब हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं, यानी कि मेरे कारण इस इंडिया में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है और आपके कारण, पर्टिकुलर इंसान के कारण किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और जब हम लोग होल इंडिया के बारे में देखते हैं तो उसको हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि मैं कितना यहाँ पे कितना परचेज़ कर रही हूँ, क्या यहाँ पे मेरा डिमांड है, किस तरीके से मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है। मैं एम्प्लॉयड हूँ कि नहीं हूँ, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि किस तरीके से मैं जो है इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और इकोनॉमी में मेरा पार्टिसिपेशन कितना है। यहाँ पे अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करूँ तो इसमें क्या है, आपका जीडीपी देखा जाएगा, आपका यहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि इंडिया की पोजीशन क्या है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखा गया है कि डिमांड साइड। तो डिमांड साइड आप लोग देख रहे थे कि अभी क्या है कि कोविड-19 के बाद जो है कोविड-19 में क्या हुआ है कि यहाँ पे आपका लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो यहाँ पे डिमांड जो है, कहा गया था कि आप लोग को स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि लॉकडाउन का मतलब क्या है, तो डिमांड जो है सिर्फ कहा गया था कि एसेंशियल गुड्स आपको अवेलेबल होगी। अब लोग समझ नहीं रहे थे, लोग डर गए और क्या किए कि राशन पानी का जितना भी सामान था एक्स्ट्रा उन सब ने जो है अपने घर में स्टोर कर लिया। तो इसमें क्या हुआ ना कि डिमांड बढ़ गया अचानक से, लोगों का एसेंशियल गुड्स हो गया या फिर नॉन एसेंशियल गुड्स हो गई, सबकी बढ़ गई, यानी कि स्टॉक पाइलिंग हो गया। तो यहाँ पर हमारी डिमांड बढ़ गई थी, इंडिविजुअल बेसिस पे बढ़ गई थी, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टॉक पाइलिंग करना था। साथ ही आप देखोगे कि 10 डेज़ के बाद, लॉकडाउन के 10 डेज़ के बाद जो डिमांड है आपका वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, वो सडन कम हो गया, क्योंकि सारे लोग तो खरीद के बैठ गए। चाहे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना, वो आपका स्टार्टिंग में तो सब कोई आप लोग नहीं खरीद सकते हो ना, 1 महीने का खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते हो, सिर्फ आप लोग मैक्सिमम 1 हफ्ते का खरीद सकते हो। तो 10 डेज़ के बाद क्या हुआ कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब का डिमांड जो है वो ख़त्म हो गया, 60% तक ख़त्म हो गई। और साथ ही साथ जो बल्क बायर थे, तो बल्क बायर कौन, एक साथ एकजुट कौन खरीदते, रेस्टोरेंट वाले खरीदते, होटल वाले खरीदते, हॉस्टल जिनका है वो खरीदते, तो उनकी भी डिमांड कम हो गई, क्योंकि रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, हॉस्टल वाले बच्चे घर चले गए, होटल भी सब कुछ बंद है, तो यहाँ पे बल्क बायर खत्म हो गई। तो डिमांड जो है 10 दिन के बाद अचानक से गिर गई। अब यहाँ पे लॉकडाउन है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, लोगों को निकलना नहीं है, तो डीजल पेट्रोल का लेके क्या करेंगे, तो इसकी भी यहाँ पे आपकी दाम घट गई, 9.2% तक इलेक्ट्रिसिटी की दाम घट गई। डीजल की दाम यहाँ पे दाम नहीं, सॉरी, डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 9.2% घट गई, डीजल की डिमांड यहाँ पे 26% और पेट्रोल की डिमांड यहाँ पे 17%। नॉन एसेंशियल गुड्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे इम्पल्स कंजप्शंस हो गया, आउट ऑफ होम हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी ज्वेलरी है, तो ये सब तो पूरी तरीके से क्रैश हो गई, क्योंकि ये सारी दुकान तो पूरी तरीके से बंद हो गई है। ग्लोबल डिमांड भी आपको देखने को मिलेगा कि वीकेंड हो गया। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे सप्लाई। तो सप्लाई का अगर देखें तो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में सप्लाई जो है ना, आज के भी डेट में आप लोग देखोगे कि कोई कोई जगह पे आपकी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, सप्लाई जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, और सप्लाई चेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ की है वो भी अफेक्ट हो गई थी। और यहाँ पे सिर्फ आपकी बेयर एसेंशियल है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा
था और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और इस बेयर एसेंशियल में भी क्या था, आप लोग को देखने को मिला कि बहुत सारे सैनिटाइज़र मिल रहे थे, मास्क वगैरह मिल रहा था, खाने पीने की सामान जो है बेसिक जो आपका राशन चावल आता है, तो वो सब में आपका जो है सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो एग्री प्रोड्यूस का जो सप्लाई है ना, वो काफ़ी बैडली अफेक्ट हुआ। आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे मंडीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, उनके पास जो है खरीदने के लिए कोई नहीं आ पा रहा था, वो मार्केट में वो पहुँचा नहीं पा रहे थे, सब्जियों की दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जा रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम उन लोग को देखने को मिला। प्राइस की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला मार्केट कंडीशन में। प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग फेस किए होंगे कि वेजिटेबल्स जो है बहुत ज़्यादा महंगे मिलने लगे, क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई थी ना, तो सप्लाई कम है तो आपका डिमांड बढ़ गया था लोगों का, तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये तो फंडे हैं हमारे इकॉनमी की। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर भी आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोग जो है स्टॉक पाइलिंग कर रहे थे, तो स्टॉक के कारण जो है ना 3.3 लाख करोड़ पर मंथ तक खर्चा किया गया है लोगों के द्वारा। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गया, 2% तक डिक्लाइन देखने को मिला। नए नए प्रोजेक्ट जो भी मार्च में अनाउंस होने वाले थे। मार्केट रिस्पांस देखें तो मार्केट रिस्पांस भी यहाँ पे आपका उतना बढ़िया नहीं था, बहुत बुरा मार्केट रिस्पांस था। माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट अगर हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी की देखें तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो यहाँ पे रेज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट और जो इनकम है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैडली हिट है। अभी क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्ट टैक्स जिसमें कि इनकम टैक्स आता है, वो फाइल अप करने का जो टाइम है वो बढ़ा के 30 जून कर दिया गया। तो जितने लोग फाइल कर चुके थे उतना तो ठीक है, बाकी लोग तो फाइल नहीं किए होंगे, काफ़ी लोग फाइल नहीं किए होंगे, लास्ट डेट का वो लोग वेट करते हैं। तो इस समय क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो है पैसे नहीं जा रहे। इनकम टैक्स क्या होता है, लोग जो है डायरेक्टली यहाँ पे आपका जो है टैक्स पे करते हैं और ये जाता है सरकार के रेवेन्यू में, तो सरकार का रेवेन्यू भी नहीं बन रहा है, सरकार को भी यहाँ पे पैसे के घाटे हो रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये भी इन्फ्लेशनरी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है गरीब लोगों पे, और यहाँ पे क्योंकि डिमांड भी घट रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो इसको भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अगर गवर्नमेंट की देखें तो वो भी यहाँ पे रेस कर रही है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है जैसा होना था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जब गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि पैसे देकर जो कंपनीज़ है या फिर कुछ और भी जगह से वो शेयर खरीद लेती है, स्टेक खरीद लेती है। और वही अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना हो, यानी कि सरकार के पास जब पैसे नहीं होते तो वो क्या करती है कि यहाँ पे शेयर बेच देती है और पैसे ले लेती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि जीसेक का इस्तेमाल कर रही है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये तो माइक्रो इकोनॉमिक है। मैक्रो इकोनॉमिक के टर्म में देखें तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी करेंट अकाउंट अगर हम लोग देखें, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई है, अभी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो गई क्रूड ऑयल की प्राइस, लेकिन इंडिया में खरीद नहीं पा रहे हम लोग। जितना है उतना तो खरीद लिए, लेकिन और खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो सिर्फ 3 जगह है। 2 जगह तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंगलोर में है और एक विशाखापट्टनम में। थर्ड जो पादुर है वो तो अभी बन ही रहा है, जो कि आपकी कर्नाटक में है। तो ये 3 ही जगह हमारी स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो सिर्फ 3 जगह है, लेकिन यहाँ पे भी आपका नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि इतना सस्ता ना कभी पहले हुआ और ना ही आगे आने वाले दिनों में कभी होने वाला है। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में आप लोग देखोगे कि जापान हो गई, चाइना हो गई, वो सारे कंट्रीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल ये खरीद रहे हैं और अपने यहाँ जो है स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन हटा तो लोगों को यहाँ पे जो है पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वो सारे कंट्रीज़ जो है उस समय बहुत ज़्यादा फ़ायदा में होंगे, सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स आता है ये सारी चीज़ों से। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे जो है ना, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है गोल्ड में और दूसरे इंपोर्ट में, जिससे कि हमारी ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रही है। अब ट्रेड डेफिसिट कहने का क्या मतलब है, ट्रेड डेफिसिट कहने का मतलब है ट्रेड के प्रॉपर ट्रेड क्या होता है कि हमारे कंट्री की अगर ट्रेड है अगर अच्छी है तो इसको कैसे कहें कि हमारे यहाँ की ट्रेड पॉजिटिव है। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि कोई भी कंट्री की ट्रेड जो है ना बेस्ट है। और ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब हो गया, ट्रेड डेफिसिट का मतलब यही हो गया कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर ये वाली रेशियो हो गई तो इसको हम लोग कहते हैं कि डेफिसिट, यानी कि हम लोग घाटे में चल गए। तो हम लोग ऑलरेडी घाटे में थे और हमारा यहाँ पे घाटा कम हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट तो हम लोग वैसे भी ज़्यादा नहीं करते थे। अब कैपिटल अकाउंट की बात करूँ तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि आपकी एफडीआई है, एफपीआई है, तो ये 2 तरीके से आपके हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो कुछ शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। तो इन दोनों तरफ से हमारे यहाँ जो है जितने भी इन्वेस्टर्स है तो वो भी पुल आउट कर लिए, क्योंकि इस तरीके का लॉकडाउन हो रहा है। तो 14 से 50 मिलियन डॉलर तक का हमारे यहाँ से जो है पुल आउट कर लिया गया। आरबीआई डेटा के हिसाब से देखें तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, कहने का मतलब है कि हम लोग जो है फॉरेक्स रिजर्व्स भी रखते हैं, जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, RMB
RMB हो गई, दूसरे कंट्रीज़ की हम लोग जो है करेंसीज़ भी रखते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लास्ट आपकी वीक में, यानी कि मार्च में जो 21 से 27 मार्च है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ठीक है, अगर क्योंकि हम लोग अभी कुछ भी व्यापार नहीं कर रहे हैं, व्यापार करेंगे तो हम लोग को जो है इस तरीके का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है कोलैप्स हो गई है 2.4% में ही, वो भी फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 का बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड कम हो गई है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट और इनकम कम है तो डिमांड कम है। रूरल इकॉनमी भी स्ट्रेस में चली गई है। अगर इकॉनमिक ग्रोथ की बात करें तो IMF कंफर्म कर रही है कि वर्ल्ड की इकॉनमी जो है रिसेशन में जा चुकी है। यानी रिसेशन में कहने का मतलब है कि सब कुछ हमारे यहाँ जो है रुक गया है, पीछे चला गया है। और 2009 में जो रिसेशन आई थी उससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ चुकी है, एकदम ख़राब सिचुएशन आ चुकी है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखिए तो इनका अनुमान है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना वो यहाँ पे 1.5 से 2.8% तक ही होगी फाइनेंशियल ईयर 21 में, और सबसे कम है जब से हम लोग यहाँ पे 1991 में LPG रिफॉर्म किए थे। इट मीन्स कि लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, तो ये 3 काम हमारे इंडिया के द्वारा किया गया था, जिसमें कि हम अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिए थे। तो उस समय हमारी इकॉनमिक ग्रोथ अच्छी हो रही थी, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ इकॉनमिक ग्रोथ उस समय के टाइम से भी बहुत ज़्यादा बुरी है। अंकटाड की बात करूँ, ओ एक सेकेंड, अगर अंटार्कट की बात करूं तो ये भी ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंडिया को जो है ना उसी लाइन में रखी है जिस लाइन में चाइना है। अब यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया है कि क्यों ये ऐसे रखी है, लेकिन यहाँ पे इंडिया और चाइना की पोजीशन एक ही बताई जा रही है। उसके बाद अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो कहना ही कि आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि अभी जो है इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इंडिया की बर्बाद हो रही है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, इसमें तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखें जो कि CMIE सर्वे है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनमी है, ये लेबर पार्टिसिपेशन अगर हम लोग देखें तो ये 39% तक हमारे यहाँ कम हो गई है। और यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो यहाँ पे 8.4% तक बढ़ी है, वो भी मिड मार्च तक। तो ये मिड मार्च की कहानी है। अब तो आपका अप्रैल भी बीत चुका है, बीतने ही वाला है, 30 अप्रैल है टुडे, तो अप्रैल है, अब इसकी भी बताई जाएगी कि और कितना रेशियो बढ़ चुका है। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि आप लोग भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही अब गवर्नमेंट और कुछ रेगुलेटरी रिस्पॉन्स है जो कि कोविड-19 को रोकने के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि हमें जो है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करना है, लिक्विडिटी करना है, जिससे कि डिमांड और इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में बना रहे। साथ ही रूरल और इकॉनमी है जो कि ग्रामीण क्षेत्र की इकॉनमी है, उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करना है, जिससे कि फार्मर की जो कम्युनिटी है, यानी कि यहाँ पे था कि फार्मर की इनकम को 2022 तक डबल करना है, लेकिन ये उल्टा होते जा रहा है, फार्मर्स को और ज़्यादा डिस्ट्रेस होते जा रही है। साथ ही जो प्रोडक्शन लॉसेस है उसको किसी न तरीके से रोकना है। साथ ही जो ट्रेड और सप्लाई है, सप्लाई चेन जो यहाँ पे बर्बाद होते जा रहा है उसको यहाँ पे एड्रेस करना है। क्रेडिट रेटिंग जो है उसको फॉल होने नहीं देना है। हर एक कंपनी की अपनी रेटिंग होती है, तो ये रेटिंग ख़राब नहीं होने देना है। फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज जो होते हैं ना उनको अभी भी कॉम्पिटिटिव रखना है, और एसेट क्वालिटी को यहाँ पे बर्बाद नहीं होने देना है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन जो है इंडियन मार्केट में उनको इम्प्रूव करना है। साथ ही हमारे स्टेट बॉन्ड में जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ानी है और स्टेबलाइज करना है, क्योंकि रुपये की आप लोग देख रहे हो कि वैल्यू जो है डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये डिप्रिशिएट हो रही है तो इससे हम लोग को घाटा होता है, क्योंकि $1 के बराबर जो है हमारी रुपीज़ कितनी होती जा रही है, तो आज के डेट में 76 के अराउंड है। साथ ही हमारी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको भी मैनेज करना है, और एक्सपोर्ट है उसको भी मेंटेन करना है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देखते हुए क्या क्या स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज दी है, वो भी 1.7 लाख करोड़ का, और ये किस में दिया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो ऑलरेडी पहले से चलती आ रही थी उसी के तहत यहाँ पे अनाउंस किया गया है। रिलीफ दिया गया है एक्सपोर्टर को, जो भी हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपका सामान इंपोर्ट हो रहा है ना तो उसको बिना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के भी हम लोग अपनी कंट्री में उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम भी है, यहाँ पे ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस लगाई जाती है कुछ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में तो उसको भी हटाया गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि स्टेट को कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सारे गुड्स को अलाउ करे बिना किसी डिस्टिंक्शन के कि वो एसेंशियल है या फिर नॉन एसेंशियल आपकी कमोडिटीज़ है या नॉन एसेंशियल्स है, इसको बिना देखते हुए जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सारे गुड्स का होते रहना चाहिए। फार्मर्स के लिए क्या है कि फार्मर्स के लिए यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर मशीनरी और जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी यहाँ पे ओपन है, जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है फार्म प्रोड्यूसर्स का वो बना रहना चाहिए।
टी इंडस्ट्री है जिसमें कि प्लांटेशन है, ये भी यहाँ पे मैक्सिमम 50% वर्कर्स के साथ ही काम करना है, क्योंकि टी इंडस्ट्री आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में कितनी बड़ी है और कितना ज़्यादा महत्व है पूरे वर्ल्ड में। अगर ये भी रुक गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। साथ ही सेंटर्स जो है वो यहाँ पे स्टेट को कही है कि कुछ प्रोविजन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की है उसको रिलैक्स करना है, जिसमें कि हम लोग फार्मर्स को ये अलाउ कर सके कि उनका जो भी हार्वेस्ट किया हुआ प्रोडक्शंस है, क्रॉप है, वो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन से जो है वो बेच सके और किसी भी बायर को वो बेच सके। साथ ही यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नैम जो प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ न्यू फीचर्स अनाउंस किया गया है, जिसमें कि जो फार्मर्स की ज़रूरत है कि वो फिजिकली आए होलसेल मंडीज़ में और वो फिर अपना जो है क्रॉप वगैरह है वो बेचे, तो ये सबको कम किया गया है। अब बैंकिंग सेक्टर्स में क्या है, बैंकिंग सेक्टर्स में है कि कोई भी बैंक मिनिमम बैंक बैलेंस का जो यहाँ पे फंडा था, जैसे कि एसबीआई वगैरह में 3000 या 5000 है, हर एक बैंक का अपना होता है कि इतना तो मिनिमम बैलेंस आपको रखना है, नहीं तो फिर आपका चार्ज कटेगा। तो मिनिमम बैलेंस वाला फंडा हटा दिया गया। अब विड्रॉवल जो आप एटीएम से करते हो तो यहाँ पे उसका भी चार्ज हटा दिया गया है कि अब आप लोग जितना भी टाइम आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही आरबीआई यहाँ पे बैंक को कही है और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कही है कि जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है उनके बैलेंस शीट का और एसेट क्वालिटी का, लिक्विडिटी का, तो ये सबको देखना है। और साथ ही डिजिटल बैंकिंग को अपने कस्टमर में प्रमोट करना है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइंस है जो कि यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है कुछ पीएसबी के द्वारा। रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है रीजनल रूरल बैंक में, और यहाँ पे मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जा रहा है 2020 और 21 का, जिससे कि वो अपने बैंक में जो है ना मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है उसको मेंटेन कर सके, जो कि 9% की होती है। तो ये सारी चीज़ें। साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है कि टैक्सेशन रिलेटेड जो मैटर है उसको एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन है वो यहाँ पे ईज हो सके। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है, जिससे कि बिजनेस और इन्वेस्टर्स को जो है ना यहाँ पे हेल्प किया जा सके, जिससे कि वो यहाँ पे रियल टाइम जो अपडेट्स है बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कोविड-19 को लेकर उनको वो अपडेट मिलता रहे। साथ ही यहाँ पे स्टेट और यूटीज़ को कहा गया है कि वो अपने यहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स को सपोर्ट करें और किस तरीके से वो उनको जो है पीडीएस वगैरह अनेबल कराना चाहते हैं, जिसमें कि वो एनजीओज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो उनके थ्रू उनको पीडीएस देना है, फूड देना है, शेल्टर्स देना है, तो वो उनको प्रोवाइड करें। साथ ही स्टूडेंट्स और जो वर्किंग वुमेन है दूसरे कंट्रीज़ की, वो भी यहाँ पे अपनी एकोमोडेशन यानी कि रहने की जगह भी उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद पीएम केयर्स फंड लॉन्च किया गया है, जिससे कि रिसोर्सेज को रेज करने के लिए यहाँ पे फंड की मांग की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कि यहाँ पे सीएसआर फंड में वो भी स्पेंड कर रहे हैं। स्टेट है उनको अलाउ किया गया है कि वो 3.2 लाख करोड़ तक का वो बोरो कर सकते हैं। इंडिया ने डिक्लेयर करी है कोविड-19 को एज ए नोटिफाइड डिजास्टर, कि एक तरीके का पर्पस है जिसमें कि असिस्टेंस हम लोग को प्रोवाइड करना है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के हिसाब से। अब मेजोरिटी स्टेप आपका लिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपका स्वैप ऑप्शन दिया गया है। स्वैप ऑप्शन है कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे रुपीज़ है, आपके पास डॉलर है, तो आपको अगर डॉलर में यहाँ पे आपको कुछ परचेज़ करना है, तो आपको अगर रुपीज़ में कुछ परचेज़ करना है तो आप क्या करो कि मेरे से उतनी रुपीज़ ले लो, मैं आपसे उतना डॉलर ले लेती हूँ। लेकिन ये जब आपने जो मेरे से रुपीज़ लिया है और डॉलर दिया है आपने मेरे को, तो ये जो रुपीज़ लिया है ये आपके पास 3 साल तक रह सकता है। 3 साल के अंदर ही अंदर आपको ये मेरी रुपीज़ लौटानी होगी और अपनी डॉलर ले जानी होगी। तो ये वाला काम किया जा रहा है। और मनी स्वैप जो यहाँ पे स्वैप ऑप्शन है ये 2 बिलियन का किया जा रहा है। ओके, क्योंकि हमारी रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, हमारी वैल्यू ख़राब हो रही है रुपीज़ की, तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है जहाँ पे जीसे का आपका सेल और बाई होता है यानी कि खरीद बिक्री होती है, उसमें अनाउंस किया गया है कि 1,10,000 करोड़ तक का यहाँ पे जो है आप लोग कर सकते हो, जिसकी यहाँ पे टेन्योर कितना है 2 से 5 साल तक है। साथ ही और भी है, देख सकते हो। अब इसी को पूरा रीड करने में, इसी को मुझे पूरा पढ़ाने में कितना हो गया, यही आधे घंटे हो जाएंगे। मोराटोरियम है 3 मंथ्स का कि लोन पेमेंट करने का, यानी कि जो लोन पेमेंट करना है अब 3 मंथ्स आपके पास और है। साथ ही लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस दिया जा रहा है। और रुपी वोलेटिलिटी है, यानी कि बैंकों को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे नॉन डिलीवरेबल जो फॉरवर्ड रुपी डेरिवेटिव मार्केट है उसको 1 जून से यहाँ पे वो लोग डील करें। साथ ही फुली एक्सेसिबल रूट है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि एक्सेसिबल रूट आपका 2 तरीके का होता है, एक तो गवर्नमेंट रूट होती है और फुल्ली एक्सेसिबल रूट होती है, तो उसको भी यहाँ पे सेपरेट रूट बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो भी लिमिट रेज कर दी गई है 30%। वेज एंड मीन्स क्या होता है ना कि वेज एंड मीन्स है जिसमें कि आपके सारे स्टेट और यूटीज़ के लिए 30% या एडवांस आपका बढ़ा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ये अनेबल किया जाता है कि टेम्पररी यानी कि शॉर्ट टर्म वो लोन जो है ना आरबीआई से ले सकती है। तो गवर्नमेंट जब आरबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसको कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो 30% तक इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब वे फॉरवर्ड में भी बहुत अच्छा बताया गया है कि हर एक सेक्टर के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। बिजनेस में क्या है कि बिजनेस को यहाँ पे हम लोग इम्प्रूव
इम्प्रूव कर सकते हैं एक एफिशिएंट मैनेजमेंट करके, यानी कि सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज करके हम लोग अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कहा गया है कि नॉन बैंकिंग, यहाँ पे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है, एनबीएफसीज है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये देख रही है, एक तो ट्विन रीपेमेंट का है, कैश शॉर्टेज का है, तो ये सारी प्रॉब्लम है, यानी कि एनपीए की इश्यूज़ भी होती जाती है। साथ ही यहाँ पे एनबीएफसी के पास कैशेस भी नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको भी यहाँ पे इसको टैकल करना है। बैंकिंग के पास देखें तो बैंकिंग के पास भी यही है कि एनपीए बढ़ते जा रही है, इसको भी यहाँ पे कम करना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंकटाड का यहाँ पे कहना है कि जो लिक्विडिटी इंजेक्शंस जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, इंस्टीट्यूशन में लिक्विडिटी देना होगा, जिससे कि हमारी जो वाइड स्प्रेड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो डेट क्राइसिस है आज की डेट में, यानी कि जब लॉकडाउन भी हटेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में चले जाएंगे, सारी इंस्टीट्यूशन भी कर्जे में चले जाएगी, तो बहुत बुरा स्थिति होने वाला है, एक क्राइसिस होने वाला है। तो उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग को इस तरीके का चीज़ करना है। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स लेना है। इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। रिलीफ पैकेज जो यहाँ पे गरीब कल्याण योजना में दिया गया है, ये बस हमारे इंडिया की जीडीपी का 0.9% है, तो इसको भी बढ़ाना होगा। जैसे यूएसए में आप देख सकते हो कि इस तरीके का रिलीफ पैकेज 10% दिया गया, तो हमारे कंट्री में उसके कंपैरिजन में बहुत है, तो और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और साथ ही साथ हमें जो है जो माइग्रेशन है इनफॉर्मल लेबर का, वो रिवर्स होते जा रहा है, तो उसको भी विटनेस करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आज की डेट में क्या है कि सारी जगह जो माइग्रेंट लेबर फंसे हुए, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, और भी स्टेट के हो, तो वो अब वापस अपने घर आना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया कि माइग्रेशन रिवर्स हो गया, तो इसको भी टैकल करना है। और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट को इनकरेज करना है, पेड लीव करना चाहिए, लोगों को घर पर ही रखना है लेकिन उनको पेड करना है। साथ ही क्वालिटी इमरजेंसी चाइल्ड केयर भी प्रोवाइड करना है। बच्चों को अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ पे इमरजेंसी जो है अच्छे तरीके की क्वालिटी इमरजेंसी प्रोवाइड करना है। तो इतनी तो बात थी इसमें। अगर आप लोग को लास्ट लेसन में इसको प्रॉब्लम हुआ होगा सुनने में तो अभी सुन लीजिए, और अगर सुन ली हो तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि टाइम आप लोग देख लीजिए, इसी में 25 मिनट हो गई, क्योंकि मुझे वो लेसन लेने में 1 घंटे लगे थे और मैं काफ़ी अच्छे से भी डील करी थी, काफ़ी चीज़ें भी मैं बताई थी जो कि मैं यहाँ नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि फिर वही बातें हो जाएगी, है कि नहीं। तो सारे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता दी। अब टास्क फोर्स हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इट मीन्स कि अच्छे तरीके से पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, उसके लिए कुछ टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। एक टास्क ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा बनाया गया है। अब ये जो टर्म है इसमें देख लेते क्या क्या है। सबसे पहले रिव्यू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी, जहाँ पे इस तरीके का सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है। लिस्ट बनाना है, करंट स्टेटस क्या है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, हमारे इंडिया के क्रॉस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। एक ड्राफ्ट तैयार करना है, इसके लिए एक प्लान करनी है। इनिशियल सेट करना होगा प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी का, जहाँ पे ये आपका जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहने का मतलब क्या है। सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट एसपीपी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि पब्लिक अथॉरिटीज़ जो है ना वो अपनी एप्रोप्रिएट बैलेंस को यहाँ पे अचीव कर सकती है। अब ये बैलेंस क्या है, 3 तरीके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स आज के डेट में जितने भी लोग हैं उनकी तो बेसिक नीड फुलफिल हो जाए, नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी मिले, साथ ही आगे आने वाले जनरेशन्स को भी मिले, उनके आगे आने वाले जनरेशन्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग जो है इंक्रोच नहीं कर सकते, उनको देखते हुए हम लोग आज की नीड को फुलफिल करें। ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग 3 फेज़ में करते हैं, एक तो इकोनॉमिक पर्सपेक्ट में करते हैं, एक सोशल पर्सपेक्ट में करते हैं और एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्ट में करते हैं। तो इन तीनों पिलर्स में जो है एक अच्छे तरीके से एप्रोप्रिएट बैलेंस लेकर चलना है, जिसको यहाँ पे अचीव किया जा सकता है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। जब गुड्स को प्रोक्योर करेंगे, गुड्स को लेंगे, सर्विसेज को लेंगे, वर्क करेंगे, वो भी सारे स्टेजेस में, यानी कि इस प्रोजेक्ट में जितना भी स्टेजेस है सारे स्टेजेस में हम लोग करेंगे। साथ ही यहाँ पे एसपीपी को प्रमोट करेंगे, यूज़ करेंगे, और पब्लिक अथॉरिटी भी यहाँ पे जो है इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगी, वो भी रियल इंसेंटिव्स, यानी कि रियल टाइम में जो इंसेंटिव्स दिया जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन मटेरियल को भी डेवलप किया जाएगा, टेक्नोलॉजीज़ को भी, प्रोडक्ट को भी। रिसेंट अगर डिकेड्स में देखें, 10 सालों में देखें, तो गवर्नमेंट जो हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड है वो यहाँ पे अपनी कंसियस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, और वो भी एडवर्स और अनडिज़ायरेबल जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो परचेजेज हो रही है सोसाइटी और इन्वायरमेंट में, तो उनसे जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसको यहाँ पे देखते हुए जो है वो अपनी कंसियस को बढ़ा रही है और अडॉप्ट कर रही है इस तरीके की प्रैक्टिस, जिसमें कि लीगल रिफॉर्म भी होगा और पॉलिसी गाइडलाइंस भी कुछ होंगे। तो यहाँ पे एसपीपी लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहले
पहला क्या है कि जो इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हो रहा है उसको आज के डेट में उल्टी होते जा रही है, यानी कि ये आपकी जो है रिवर्स हो गई, एडवर्स हो गई है, तो उसको कम करना है। और साथ में एयर जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करना है। वैसे एयर और वाटर पॉल्यूशन तो हमारी बहुत अच्छी होते जा रही है जब से ये लॉकडाउन हुआ है, और वेस्ट जनरेशन को भी यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस करना है। हेल्दी और सेफ्टी जो है हम लोग को कम्युनिटीज़ में प्रोमोट करना है। साथ ही हम लोग को एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट करना है। और कुछ भी जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, साथ ही लोकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आना है। साथ ही यहाँ पे इंकरेज करना है जो सप्लायर्स है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को भी कमिट कर सकें। इंकरेज करना है इंडस्ट्री को कि वो यहाँ पे फ्यूचर जो ग्रीन और जो क्लीन मार्केट सिनेरियो है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सके। इट मीन्स कि हमारी जो कंट्री है उसको बहुत ही हरा भरा और एकदम स्वस्थ और हेल्दी और बहुत ही सुखद यहाँ पे बनाने का जो है योजना किया जा रहा है। एकदम कहते हैं ना, पूरी तरीके से फिट एंड फाइन बनाने की कोशिश है। तो सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट और इंडिया की बात करते हैं। आज के डेट में आप इंडिया में देखोगे तो हमारे यहाँ कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट कानून है ही नहीं नेशनल लेवल पे। कुछ जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ है, गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे इंटरनलाइज कर रही है जो भी यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंटल और एनर्जी एफिशिएंसी है उसको यहाँ पे स्टार्ट करी है। क्राइटेरिया है कि किस तरीके से जो है प्रोक्योरमेंट डिसीजंस करना है। हमारे यहाँ एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिल थी 2012 की, जिसमें कि प्रोक्योरमेंट इवोल्यूशन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा दिया था, जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट मैटर जिसको कि प्रोक्योर करना है, लेना है और काम में लाना है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रखी गई थी। साथ ही यहाँ पे 13 फाइनेंस कमीशन भी थी। उन्होंने भी कहा था कि हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए जो है ना इस तरीके के इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। साथ ही हम लोग को इन्वायरमेंटल और जो इन्वायरमेंटल और जो रिसोर्स फुटप्रिंट है उसको हम लोग को कम करना है। साथ ही यहाँ पे नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019 में भी बनाई गई, जिसमें कि एक एक्शन एजेंडा था, और यहाँ पे जो आपका सस्टेनेबल पॉलिसी है उसको यहाँ पे और ज़्यादा सस्टेनेबल पब्लिक पॉलिसी जो है, ये एसएसपी लिखा गया, ये एसपीपी है। ओके, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, कभी कभी हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एम्फेसाइज करना है इस तरीके की चीज़ों में, तो ये 2019 में कहा गया था। लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम इतना सालों से कहा जा रहा है, हमारे यहाँ बिल भी तैयार हो गई लेकिन कानून नहीं बना। क्यों नहीं बना? कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर होगा। बिना किसी प्रॉब्लम के तो हम लोग के कंट्री में कोई काम होता नहीं। तो चैलेंजेस है, चैलेंजेस तो हर एक स्टेप में, चाहे वो हमारे कंट्री में हो चाहे हमारे लाइफ में हो, है कि नहीं? चैलेंजेस है। अब पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ कैपेसिटी की कमी है, प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। अब प्रोक्योर करना है, किसी भी सामान को प्रोक्योर करना है, कुछ भी लेना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो हमारे यहाँ उस तरीके के प्लान की कमी है। साथ ही कंज्यूमर कंजप्शन बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग एसपीपी का कर देते हैं इन प्रैक्टिस, तो हम लोग को जो है ना कंज्यूमर को चेंज करने की ज़रूरत होगी। एटीट्यूड भी हम लोग को सस्टेनेबल कंजप्शन के हिसाब से लाना होगा। कुछ लोगों का आप देखोगे कि वो लोग इस तरीके से जो है प्रोक्योर करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कि बस उनको ही यहाँ पे रहना है, उनको ही खाना है और उनको ही मर जाना है। उनके आगे आने वाले जनरेशन तो कोई है ही नहीं। आज की डेट में हम लोग इतने ज़्यादा बद से बदतर हो गए थे कि हम लोग इतना ज़्यादा पॉल्यूशंस फैला रहे थे। हालांकि ये एक लोगों की गलती नहीं है, लेकिन सारे लोगों की गलती है। लेकिन ऐसा क्या है, एक लोग जो है अपने पास, आप लोग देखोगे कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे प्लास्टिक पॉल्यूशन हो। सरकार चीख चीख के कहती है कि प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, लेकिन फिर भी लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। मैं मार्केट में भी जाती हूँ तो वहाँ पे आंटीज़ लोग आती है तो वो लोग ज़बरदस्ती प्लास्टिक मांगती है। अब दुकानदार के पास प्लास्टिक्स नहीं है, प्लास्टिक बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कस्टमर मांगेंगे कि नहीं भैया मुझे सामान प्लास्टिक्स में ही दो। आप लोग झोले लेकर क्यों नहीं आते, जूट बैग लेकर क्यों नहीं आते, आप लोग थैले लेकर क्यों नहीं आते हो यार? जब सरकार इतना चीख चीख के कह रही है तो आप लोग को तो समझना ही होगा। अब एक इंसान अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी। अब सरकार तो हर जगह घर घर जाके नहीं देखेंगे, इंसान इंसान को तो कान में फूस फूस के करी तो नहीं। अब सरकार घर घर जाके तो बताएगी नहीं, एक एक लोग को तो कान में पकड़ के बताएगी नहीं कि भैया आपको जो है प्लास्टिक नहीं मांगनी है, आप लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। समझते नहीं है लोग हमारे कंट्री में। प्रॉब्लम ये हो जाती है। कंजप्शंस का बिहेवियर भी आप लोग देखोगे, इनको बदलना होगा। कोई लोग जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ही ले लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और कुछ लोग जो है कंज्यूम ही नहीं करते। तो ये अनबैलेंस भी है हमारे यहाँ। कुछ लोग अमीर है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, और कुछ लोग गरीब है जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। साथ ही वेस्ट वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए। अनलेस जब तक यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रोविजंस नहीं है तब तक हम लोग फिनेंशियल गेन जो भी इन्वायरमेंटल अल्टरनेटिव्स का है उसको कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि हम लोग को ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसको कम करना है, और ये आपका जो है ना किसी प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट सर्विस या डेवलपमेंट के लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। साथ ही प्रोडक्शन प्रोसेस रिलेटेड एलिमेंट होनी चाहिए एसएसपी में। तो प्रोक्योर्स जो है एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे लेकर आती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट, और साथ ही उसमें जो कि यहाँ पे प्रोसेस में जो लिंक हो रही है कि क्या
हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एसपीपी की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट प्रोलिफरेशंस जो है ना उसको यहाँ पे प्रिवेंट करती है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव का। अगर एसपीपी डिमांड कर रही है कोई प्रोडक्ट ए की, तो इसमें क्या है ना कि एक तरीके का रिटेल प्राइस आपका इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या होगा कि दूसरे परचेजर्स जो है ना अगर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो ये डिस्करेज हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे एंड अप हो जाएगा, यानी कि एक लेस इन्वायरमेंटली जो प्रेफरेबल अल्टरनेटिव है उसको बाय करने से यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ऑयल आपकी बहुत तरीके की आती है, तो मान लीजिए ऑलिव ऑयल, अगर कोई ए पर्सन है जो कि ऑलिव ऑयल यहाँ पे मांग रहे हैं, तो इसका रिटेल प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया, यहाँ डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद इंक्रीज़ हो जाता है, 2-3 रुपया इंक्रीज़ हो गया। मान लीजिए कि इनकी दाम इंक्रीज़ हो गई, 5 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गए, तो जो दूसरे पर्सन होंगे जैसे ही वो देखेंगे कि अच्छा इसका दाम इंक्रीज़ हो गया, तो वो लेने से हट जाएंगे। वो क्या करेंगे, पैराशूट ऑयल ही खरीद लेंगे, सोचेंगे चलो यार कोकोनट ऑयल है, सस्ते में अच्छा मिल गया, वैसे अच्छी ऑयल है, मैं यहाँ पे आपका स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो क्या होगा कि दूसरे लोग जो है इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि वो जो आपका ऑलिव ऑयल है जो कि मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा, अब मान लीजिए ऑर्गेनिक है, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही है, हमारे हेल्थ के लिए भी सही है। तो इस तरीके का जो ऑलिव ऑयल है वो क्या है कि ये नहीं खरीदेंगे लोग, पैरासूट खरीदेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स है, हमारे इन्वायरमेंट को भी नहीं अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है। मान लीजिए वैसा नहीं है पैरासूट ऑयल में, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि लोग उसी को खरीदेंगे, फिर हमारी क्या होगी कि इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट होगी, हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा। हम लोग को जो यहाँ पर टारगेट है एसपीपी के अंदर कि हेल्दी वेल्दी और एकदम फिट एंड फाइन बनाना है, वो तो काम नहीं हो पाएगा। वो काम किससे होगा, ऑर्गेनिक ऑयल को खरीदा के होगा, ऑर्गेनिक ऑयल का इस्तेमाल करके होगा। ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक फूड वगैरह होता है, उसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि उसको इस्तेमाल करने से और इसके क्रॉप्स को उगाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कम आपका फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, कम पानी की इस्तेमाल होती है, और चीज़ें बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे यही काम करना है हम लोग को, मार्केट की जो फ्लोरिफिकेशंस है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव का, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है। यानी कि अगर ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कराना है लोगों को, तो सस्ते दाम में और अच्छे से इसको इस्तेमाल कराना होगा। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में दिया हुआ है कि इंडिया में 30% अगर जीडीपी की देखें पर एनम, वो हम लोग को पब्लिक प्रोक्योरमेंट में खर्च करनी होगी। अगर मैसिव साइज पब्लिक स्पेंडिंग का देखें तो पब्लिक सेक्टर इंडिया में जो है ना वो प्राइम ड्राइवर है, जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए है, कंजप्शन के लिए, और एक अच्छा खासा इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट ला सकती है। तो नेशनल पॉलिसी जो एसपीपी की है उसमें वेल डिफाइंड कम्प्लीमेंट्री एक्शन होना चाहिए, जैसे कि प्रायोरिटी एरिया को आइडेंटिफाई करना है, कैपेसिटी को इन्हेंस करना है, अवेयरनेस कैंपेन्स बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और हमें ज़रूरत है कि हम लोग बहुत सारे स्टेक होल्डर को कन्विंस कर सके कि वो यहाँ पे पॉलिसी बनाए, सप्लाई करे, प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स हो, जनरल यहाँ पे आपकी पब्लिक हो, जो कि सस्टेनेबल गुड्स को बेनिफिशियल होना चाहिए, वो भी लॉन्गर टर्म के लिए। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे कही जा रही है, बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपका एजेंडा है, बहुत अच्छा ये प्लान है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो साथ ही गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, क्योंकि ये हाफ आवर की मैं लेसन रखूँगी। इवनिंग में आपकी जो है PT 365 की आएगी, जो कि 1 घंटे की होगी। तो 1 घंटा और ये आधा घंटा 1.5 घंटे की आपको एक दिन में लेसन मिलने वाली है, क्योंकि अब हमारी जो प्रीलिम्स है वो एक्सटेंड हो गई है। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल रहा है कि मैं आपको ज़्यादा लेसन प्रोवाइड कर सकूँ, और आपकी सिलेबस भी कंप्लीट करानी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जल्दी टाइम पर कंप्लीट कराऊँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।